हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। आज हम लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए सिलेबस के प्रारंभिक परीक्षा के यूनिट 1 भारत का इतिहास या इंडियन हिस्ट्री को के सिलेबस को दोस्तों हम लोग अच्छे से समझेंगे और अपने नेक्स्ट लेक्चर से दोस्तों इसमें हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चंस को दोस्तों सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए सिलेबस देखते हैं दोस्तों हम लोग। भारत का इतिहास। भारत का इतिहास, उसकी संकल्पना एवं विचार। अब विचार के अंतर्गत क्या क्या देखना है दोस्तों हम लोगों को? प्रारंभिक भारतीय ज्ञान परंपरा। अब दोस्तों इसको सिलेबस में क्यों लिया गया है दोस्तों, आपको मालूम है क्यों दोस्तों? नई शिक्षा नीति 2020, उसकी हेडिंग है दोस्तों ये प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनः हमारी शिक्षा नीति के माध्यम से लाया जाएगा दोस्तों। और इस शिक्षा नीति के माध्यम से लोगों को या फिर जनता को शिक्षित किया जाएगा दोस्तों। अब प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में हम लोग किस किस का अध्ययन करते थे दोस्तों? तो आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों इसमें किस किस का अध्ययन करते थे। वेद, उपनिषद, पुराण, इन सब चीज का अध्ययन करते थे दोस्तों। और ये अध्ययन कैसा होता था दोस्तों? मौखिक। मौखिक ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता था दोस्तों। ठीक है, मौखिक ज्ञान। इसके बाद अब ये जो पाठ्यक्रम था दोस्तों, इसको किसी संस्था में तो दिया ही जाता था दोस्तों। अब उन संस्थानों का नाम क्या क्या था दोस्तों? तक्षशिला महाविद्यालय, नालंदा महाविद्यालय, विक्रमशिला महाविद्यालय, वल्लभी केंद्र, उज्जैनी, अपना उज्जैन दोस्तों, काशी। इन प्रमुख शिक्षण संस्थान के माध्यम से दोस्तों प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित किया जाता था दोस्तों। ठीक है, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे दोस्तों। फिर है भारतवर्ष। अब भारतवर्ष का उल्लेख दोस्तों सर्वप्रथम कहाँ देखने को मिलता है दोस्तों हमको? देखिए, भारतवर्ष आपने सुना होगा दोस्तों, अखंड भारत। ठीक है दोस्तों, अखंड भारत क्या था दोस्तों? देखिए, ये मान लीजिए वर्तमान का भारत है ये। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पाकिस्तान, यहाँ पे अफगानिस्तान, यहाँ पे है बांग्लादेश, यहाँ पे है म्यांमार, और ये है दोस्तों हमारा प्यारा भारत। यहाँ से लेके यहाँ तक के दोस्तों ये अखंड भारत था। ठीक है दोस्तों, इसी भारतवर्ष का उल्लेख हमको, ये भारतवर्ष जो लिखा है ना दोस्तों, इसका उल्लेख हमको हाथी गुफा अभिलेख में देखने को मिलता है दोस्तों। अब ये हाथी गुफा अभिलेख कहाँ पर मिला है दोस्तों, या हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये कलिंग राज्य यानी कि उड़ीसा राज्य, वर्तमान उड़ीसा और तत्कालीन कलिंग राज्य से के द्वारा खुदवाया गया था दोस्तों। अब ये देखिए दोस्तों, ये किसका अभिलेख है दोस्तों? ये राजा खारवेल का अभिलेख है दोस्तों। ठीक है, जो चेदी वंश का राजा था दोस्तों, और ये महान संगीतज्ञ था दोस्तों। महान संगीतज्ञ था दोस्तों, इसी ने ही भारत को सर्वप्रथम भारतवर्ष कहा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आया होगा समझ में आपको। फिर वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों? वेदों की संख्या 4 है। और वेद कैसे हैं दोस्तों? आप पुरुष है और नित्य है। आप पुरुष का मतलब इन्हें पुरुषों द्वारा लिखा नहीं गया है दोस्तों, और नित्य मतलब कि सदा से चले आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, वेदों की संख्या 4 है दोस्तों, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद दोस्तों। ठीक है सॉरी दोस्तों, इन वेदों का हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद उपनिषद। उपनिषदों की संख्या कितनी है दोस्तों? 108, इनका भी अध्ययन करना है दोस्तों। अरण्यक की वन में निवास करते हुए ज्ञान की प्राप्ति करना ही अरण्यक कहलाता है दोस्तों। अब अरण्यक, प्रत्येक वेद और उपनिषद के अंतर्गत अरण्यकों का निर्धारण किया गया है दोस्तों। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों को समझने के लिए या वेदों का विस्तृत ज्ञान ही ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत आता है दोस्तों। अब इनकी जैसे देखते हैं, इसका एग्जाम्पल कौशिकी ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, ठीक है दोस्तों, गोपद ब्राह्मण, ये सब आते हैं दोस्तों ब्राह्मण। प्रत्येक ग्रंथ, प्रत्येक वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों। ठीक है, फिर आते हैं क्या? षड दर्शन। षड दर्शन दोस्तों आपने सुना होगा, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, न्याय मीमांसा, वैशेषिक दर्शन, ठीक है, सांख्य दर्शन और न्याय दर्शन, ये पूरे 6 दर्शन है दोस्तों। ये हमारे इथिक्स के सिलेबस में भी दिया हुआ है दोस्तों, और हिस्ट्री में भी दिया हुआ है दोस्तों। इनका हम लोग विस्तृत से अध्ययन करेंगे दोस्तों। स्मृतियाँ, कि समाज को संचालित करने के लिए नियम कानूनों का निर्धारण
इन स्मृतियों में किया गया है दोस्तों। जैसे आपने सुना होगा मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति, नारद स्मृति, ठीक है दोस्तों, या और पराशर स्मृति। इन स्मृतियों के माध्यम से ही समाज के नियम कानूनों को निर्धारण करके उनका संचालन किया जाता था दोस्तों। ठीक है। रित 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 और सभा समिति। रित क्या है? एक नैतिकता संबंधी एक टर्म है दोस्तों, जो नैतिकता को प्रदर्शित करता है दोस्तों। ये ऋग्वेदीन कालीन एक शब्द है दोस्तों। इसमें समाज में नैतिकता को निर्धारित करने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी दोस्तों, उसका नाम था ऋत गोपस्य। ठीक है दोस्तों। सभा समिति, तत्कालीन समय में राजा के कार्यों को संचालित करने के लिए सभा समिति की नियुक्ति की जाती थी। ठीक है। गणतंत्र की राज्य का संचालन वंशानुगत ना होके निर्वाचन के माध्यम से किया जाएगा दोस्तों, जिसमें जनता के द्वारा या तत्कालीन कबीलों के द्वारा एक राजा का चुनाव किया जाता था दोस्तों। ठीक है। तत्कालीन समय में 10 गणतंत्र राज्यों का उल्लेख मिलता है दोस्तों, जैसे मिथिला, विदेह, लिच्छवी, शाक्य, ये सब एक गणराज्य थे दोस्तों। ठीक है। वर्ण आश्रम व्यवस्था। वर्ण का अर्थ होता है व्यवसाय और आश्रम का अर्थ होता है गृह या निवास। ठीक है दोस्तों। वर्ण वर्ण व्यवस्था 4 प्रकार की देखने को मिलती है दोस्तों। कौन कौन सी? आपने सुना होगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य दोस्तों। ठीक है। फिर है क्या? आश्रम व्यवस्था। अब आश्रम व्यवस्था का वर्णन कहाँ मिलता है दोस्तों? आपको जबालोपनिषद में। व्यक्ति के जीवन को चार आश्रमों में विभाजित किया गया है दोस्तों। पहला कौन सा है? ब्रह्मचर्य। दूसरा कौन सा है? गृहस्थ। तीसरा कौन सा है? वानप्रस्थ। और चौथा कौन सा है दोस्तों? सन्यासी जीवन। ठीक है दोस्तों। फिर क्या है? पुरुषार्थ की धर्म के अधीन रहते हुए अर्थ और काम रूपी लक्ष्य को प्राप्त करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना ही पुरुषार्थ है दोस्तों। ठीक है। 4 पुरुषार्थ कौन कौन से होंगे दोस्तों? पहला होगा धर्म, दूसरा होगा अर्थ, तीसरा होगा काम, और चौथा कौन सा है दोस्तों? मोक्ष है दोस्तों। ठीक है। फिर क्या है? ऋण एवं संस्कार। अब ऋणों की संख्या, जब हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं दोस्तों, तो हमको 3 प्रकार के ऋणों को भुगतान करना पड़ता है दोस्तों। 3 प्रकार के ऋण। 3 प्रकार के ऋण कौन कौन से होंगे दोस्तों? पहला तो देव ऋण, ऋषि ऋण, और फिर पितृ ऋण। ये 3 ऋणों का भुगतान किया जाता था दोस्तों। संस्कार। संस्कार संस्कार क्या है दोस्तों? व्यक्ति के जीवन को परिष्कृत रूप से बनाने के लिए जो नियम बनाए जाते थे या फिर जो रीति रिवाज बनाए जाते थे दोस्तों, उनको संस्कार कहा जाता है। और संस्कार की संख्या कितनी है दोस्तों? 16 है। और ये गर्भ धारण से लेकर के व्यक्ति के मृत्यु तक के संचालित किए जाते थे दोस्तों। ठीक है। कहाँ तक के संचालित किए जाते थे? मृत्यु तक के संचालित किए जाते थे दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों पंच महायज्ञ। तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के पश्चात व्यक्ति को पंच महायज्ञों का आयोजन किया जाता था दोस्तों, या उनको संचालित करना होता था दोस्तों। अब पंच महायज्ञ में कौन कौन से यज्ञ आते हैं दोस्तों? देखते हैं। देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, भूत यज्ञ, ठीक है दोस्तों, अतिथि यज्ञ। ये ऐसे 5 प्रकार के यज्ञों का संचालन किया जाता था दोस्तों, या फिर उनका आयोजन किया जाता था तो। ठीक है। फिर आते हैं कर्म सिद्धांत की व्यक्ति मन, वाणी और कार्य के माध्यम से सही आचरण करना ही उसका कर्म सिद्धांत था दोस्तों। ठीक है। इसको विस्तार से देखेंगे। अब कर्म 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। प्रारब्ध कर्म, संचयी कर्म और संचयी मान कर्म। 3 प्रकार के कर्म। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है दोस्तों बोधिसत्व। अब बोधिसत्व बहुत ही आईएमपी टर्म है दोस्तों। ठीक है। देखते हैं बोधिसत्व क्या होता है दोस्तों। बोधिसत्व ये हीनयान और एक महायान शाखा थी दोस्तों। तो ये महायान शाखा का शब्द है दोस्तों, जिसमें निर्वाण प्राप्ति के पश्चात जो व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त होता था वो हमेशा लोक कल्याण के लिए कार्य करता था दोस्तों, और लोक कल्याण के माध्यम से ही लोगों को निर्वाण प्राप्ति का मार्ग प्रदर्शित करता था। यह है बोधिसत्व। और हीनयान शाखा का एक शब्द है दोस्तों अहरत, अरहत। ठीक है दोस्तों। ये स्वयं के निर्माण प्राप्ति की बात करता है दोस्तों। ठीक है। तो इसमें हम लोग पूरा बौद्ध दर्शन का अध्ययन करेंगे दोस्तों। ठीक है। बौद्ध दर्शन का मुख्य सिद्धांत है दोस्तों सुख,
सुख सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं चत्वारी आर्य सत्यायनी सिद्धांत। क्या बोलते हैं दोस्तों? चत्वारी आर्य सत्यायनी सिद्धांत दोस्तों। ठीक है, इसी को निवारण के लिए हम लोग देखेंगे अष्टांगिक मार्ग, ये सब बौद्ध दर्शन में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, फिर इसी में एक अंतिम टॉपिक है दोस्तों इस चैप्टर में, तीर्थंकर। अब ये जैन दर्शन से संबंधित है दोस्तों। इसको कैवल्य की प्राप्ति हो जाती थी दोस्तों, उसको तीर्थंकर कहा जाता था। और जैन दर्शन में 24 तीर्थंकों का वर्णन है दोस्तों। इसके प्रथम तीर्थंक है ऋषभदेव, और 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, और 24वें तीर्थंकर है दोस्तों कौन? महावीर। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये तीर्थंकर देखना है हमको, पूरा जैन दर्शन बौद्ध दर्शन देखना है दोस्तों। ठीक है, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में क्या क्या दिया है दोस्तों इन्होंने। तो अब देखते हैं प्राचीन मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं, उनकी प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था। अब प्रत्येक प्राचीन और भारत मध्यकालीन इतिहास के प्रत्येक राजवंशों की उनकी विशेषताएं देखना है, उनमें क्या क्या घटनाएं हुई, और उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था। तो हमारा प्राचीन भारत कहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों? हड़प्पा से लेकर के हर्षवर्धन तक के चलता है दोस्तों। ठीक है, हर्षवर्धन गुप्तोत्तर शासक है दोस्तों। ठीक है, फिर यहाँ पर अरब आक्रमण से लेकर के कहाँ तक के चलता है दोस्तों? ये उत्तर मुगल तक के चलता है हमारा मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, इसमें अब हड़प्पा के बाद देखेंगे हम लोग महाजनपद काल के बाद मौर्य के बाद मौर्योत्तर के बाद गुप्तोत्तर, और गुप्त के बाद गुप्तोत्तर, और फिर हर्षवर्धन। ये सब चीज अध्ययन करेंगे दोस्तों। इनके प्रशासन में क्या क्या देखेंगे दोस्तों हम लोग? केंद्रीय प्रशासन देखते हैं दोस्तों। प्रशासन में हम लोग क्या क्या देखेंगे? केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, नगरीय प्रशासन। ठीक है दोस्तों, इसी में आता है राजस्व, न्याय, सेना। ये सब चीज का अध्ययन करते हैं दोस्तों प्रशासन में। समाज में क्या देखते हैं दोस्तों हम लोग? सामाजिक जीवन में कि समाज का स्वरूप कैसा है, समाज का प्रकार, महिला की स्थिति, दासों की स्थिति, दासों की स्थिति के पश्चात मनोरंजन, सांस्कृतिक जीवन, ये सब चीज का अध्ययन करते हैं दोस्तों सामाजिक जीवन। और आर्थिक जीवन में क्या देखते हैं दोस्तों हम लोग? कृषि का स्वरूप, व्यापार, उद्योग, मुद्रा का विकास, इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये हमको देखना है दोस्तों किसमें? प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास में। इसके पश्चात हमको क्या देखना है दोस्तों? मोस्ट आईएमपी टॉपिक है दोस्तों, भारत की सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत कला प्रारूप, साहित्य, पर्व और उत्सव। तो इसमें क्या क्या देखेंगे दोस्तों हम लोग? कला प्रारूप में सबसे पहले स्थापत्य कला में मस्जिद निर्माण, मंदिर निर्माण, ठीक है दोस्तों, स्तूप निर्माण, ये सब चीज देखेंगे दोस्तों। स्थापत्य के बाद मूर्ति कला। ठीक है, मूर्ति कला में 3 प्रकार की कला देखने को मिलती है हमको, गंधार शैली, अमरावती शैली और नागर शैली दोस्तों। ओ सॉरी, नागर शैली नहीं दोस्तों, मथुरा शैली। ठीक है दोस्तों, भवन मंदिर निर्माण में 3 शैलियां देखने को मिलती है, नागर शैली, पेशर शैली और द्रविड़ शैली दोस्तों। ठीक है, चित्रकला में कौन कौन सी चित्रकला आती है दोस्तों? वो सब देखेंगे हम लोग, जैसे बूंदी चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला, ये सब चित्रकला आती है दोस्तों। गुप्त काल में एक प्रसिद्ध चित्रकला थी दोस्तों, उसका नाम है क्या? क्रेस कोर्स चित्रकला दोस्तों। इन सब चीज का विस्तृत से अध्ययन करेंगे दोस्तों। ठीक है, फिर है दोस्तों साहित्य। अब साहित्य में क्या क्या देखेंगे दोस्तों हम लोग? एक तो साहित्य हमारे 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन से साहित्य? देसी साहित्य और विदेशी साहित्य। तो देसी साहित्य में कौन कौन से साहित्य आते हैं दोस्तों? देख लेते हैं हम लोग। साहित्य पूरे देसी में हम लोग देखेंगे हिंदू धर्म से संबंधित साहित्य, बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य, जैन धर्म से संबंधित साहित्य और
मुस्लिम धर्म से संबंधित साहित्य दोस्तों। और विदेशी साहित्य में क्या क्या देखेंगे हम लोग दोस्तों, जैसे मैगस्मिथ की इंडिका, ठीक है दोस्तों, अलबरूनी की तहकीक हिंद, हेंसवांग की सीयू की, फाहियान की क्या देखेंगे दोस्तों हम लोग, होसू की, इत्सिंग, ये सब प्रमुख विदेशी साहित्य है दोस्तों। इन साहित्यकारों ने अपनी रचना की है दोस्तों, उन्हीं का हम लोग अध्ययन करेंगे दोस्तों, ठीक है। और फिर पर्व उत्सव, उत्सव पर्व में क्या देखेंगे दोस्तों, जैसे आपने सुना होगा 2022 के मेंस में कौमुदी महोत्सव आया था दोस्तों, जो मौर्य काल में पाटलिपुत्र में आयोजित किया जाता था दोस्तों। आईएमपी उत्सव है दोस्तों, इसलिए ऐसे बहुत सारे पर्व और उत्सव प्राचीन काल में मनाए जाते थे दोस्तों, जिनका हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों 19वीं 20वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इसके अंतर्गत कौन कौन से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन देखेंगे दोस्तों, जो तत्कालीन समय में विद्यमान कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रत्येक विद्वान द्वारा पृथक पृथक रूप से अपने आंदोलनों को संचालित किया गया दोस्तों। जैसे हम लोग देखेंगे राजा राम मोहन राय द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई, ठीक, आर्य नहीं सॉरी ब्रह्म समाज की स्थापना की गई दोस्तों। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी द्वारा की गई थी दोस्तों, और देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा की गई थी दोस्तों। इन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के द्वारा तत्कालीन समय में समाज में विद्यमान कुरीतियों को समाप्त करने का कार्य किया गया दोस्तों। अब मुस्लिम धार्मिक सुधार आंदोलन दोस्तों कौन कौन से थे, देवबंद आंदोलन, अहमदिया आंदोलन, ये सब आंदोलनों का हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे दोस्तों। फिर नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों इसमें स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 के पूर्व और उसके पश्चात 1947 तक के प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलनों का अध्ययन करेंगे दोस्तों। इन आंदोलन को संचालित करने वाले नेतृत्वकर्ताओं का व्यक्तिगत जीवन का भी अध्ययन करेंगे दोस्तों, ठीक है। जैसे होम रूल लीग आंदोलन बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया था दोस्तों। ऐसी प्रत्येक आंदोलनों को व्यक्तिगत रूप से संचालित किया गया था दोस्तों, और सामूहिक रूप से भी संचालित किया गया था, उनका अध्ययन करेंगे। फिर अब 1947 में हम लोग को स्वतंत्रता मिली दोस्तों। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण, जो देशी रियासतों में विभक्त था दोस्तों, उसको एकीकृत करके एक अखंड भारत का निर्माण किया गया दोस्तों। इसी भारत का एकीकरण किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, तत्कालीन समय के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री श्री वल्लभ पटेल जी द्वारा दोस्तों, सरदार वल्लभ पटेल जी द्वारा, साथ में भारत सरकार के सचिव वीपी मेनन जी द्वारा अथक प्रयास किया गया था दोस्तों। फिर 1956 में भारत का पुनर्गठन किया गया दोस्तों। पुनर्गठन एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया दोस्तों, और इस अधिनियम को लाने के पीछे दोस्तों एक आयोग गठित किया गया था दोस्तों, जिसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर फजल अली। इसके सदस्य कौन कौन थे दोस्तों, हृदय नाथ कुंजरू जी और के.एम. पणिक्कर थे दोस्तों, ठीक है। इनके माध्यम से ही भारत का पुनर्गठन किया गया दोस्तों। और वर्तमान में दोस्तों हमारे प्यारे भारत में कितने राज्य हैं दोस्तों, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों, ठीक है। इनका हमको सब्जेक्टिव फॉर्म में और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में अध्ययन करना है दोस्तों। मतलब सारे सिलेबस का जो इंडियन हिस्ट्री है दोस्तों, इसको हम लोग लेक्चर एक सब्जेक्टिव फॉर्म में लाएंगे और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लाएंगे दोस्तों, जिससे आपका प्रीलिम्स में इस यूनिट से आने वाले 10 में से 8 से लेकर 9 क्वेश्चन आपके करेक्ट हो जाएं दोस्तों, और ओवरऑल आपके 100 मार्क्स 100 क्वेश्चंस में से दोस्तों 85 क्वेश्चंस आपके सही हो जाएं दोस्तों, ठीक है। जिससे आपका आसानी से प्रीलिम्स लिख ले, इसके पश्चात आप बहुत अच्छे से मेंस दें दोस्तों और सिलेक्शन लें, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये सिलेबस समझ में आया होगा दोस्तों। इसमें नया कुछ भी नहीं है, पुराना ही सिलेबस है दोस्तों, बस उसको एक लेंस लगा करके दोस्तों उभार दिया गया है कि आपको ये टॉपिक पढ़ना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हम लोग इनको मेंस में पढ़ते ही हैं दोस्तों। बस अब उसको थोड़ा सा और डीपली पढ़ के हम लोग वहाँ से प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर MCS क्लासेस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों। थैंक यू।